बेसिकली हुआ क्या था ना कि आपको मालूम है कि जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, शीत युद्ध, क्या है कोल्ड वॉर? अमेरिका। जागो ग्राहक जागो। अमेरिका और रसिया, सोवियत यूनियन बेसिकली, या तो रसिया बोलो। तो बेसिकली हो क्या रहा था ना कि कोल्ड वॉर के समय देखो, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये सब जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर से पहले ये सब थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर एनसीईआरटी ये सब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, बट एक ब्रीफ ऐसे बता देते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर ये सब का जो मेन रीजन देखोगे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से स्टार्ट हुआ था, है ना। वर्ल्ड वॉर वन का बात करो या फिर टू का बात करो, मेन जो है लड़ाई जो है वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज जो है सो इन्वॉल्व हुई थी उसमें, है ना। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, बेसिकली आप देखो तो कोई भी कंट्री जो कि वर्ल्ड वॉर में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, उनका कंडीशन जो है बिल्कुल कंगाल हो गया आफ्टर द वॉर। क्यों? क्योंकि वॉर में जो है उनको जो भी रिसोर्सेज थे वो है सो आर्मी पे, है ना, हवाई जहाज पे, और जो भी होते हैं वॉर्स में जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस पर खर्च करने लगा। वो लोग का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ये सब जो है सो कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इकोनॉमी होगा वहाँ पे वो देश है सो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जो कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कट ऑफ रहा होगा और अपने चीज़ों को बेहतर विकास किया होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली आप देखिए, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में जो है सो शुरुआत में तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब जापान उसके ऊपर अटैक ये सब कर दिया तो वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया था, है ना। ब्रिटेन के साइड से जो है सो लड़ाई किया। तो कहीं ना कहीं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जो है सो पावर सेंटर जो है सो यूरोप से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स टू पोल्स। एक हो गया यूएसए, दूसरा हो जाएगा रसिया। ठीक है। इनके बीच के इनके बीच का है सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि, है ना, कहीं पे भी अगर दो ब्लॉक होगा ना, देखो दो या फिर आपस में ही देखो ना, कभी तुम दो दोस्त रहोगे, आपस में किसी बात पे लड़ाई हो जाएगा। क्यों लड़ाई होता है? एक बोलेगा कि ऐसा कुछ आइडिया है, दूसरा काउंटर करेगा नहीं नहीं ये आइडिया सही है, उसी में है सो दोनों, है ना, लड़ाई हो जाएगा। फिर तुम्हारे कुछ सर्कल अपना ग्रो करोगे कि नहीं मेरा साथ देने वाला ये लोग है, तुम अपना सर्कल ग्रो करोगे कि नहीं ये मेरे साथ है। वही चीज हो रहा था 1945 के बाद पूरे विश्व में। ठीक है। तो बेसिकली जो यूएसए था, है ना, यूएसए, और इधर रसिया, रसिया, ठीक है, ये दोनों है सो आपस में एकदम जो है सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि यूएसए चल रहा था कैपिटलिज्म मोड पे। ठीक है, कैपिटलिज्म पे। और रसिया किस पे चल रहा था? सोशलिज्म पे और कम्युनिज्म पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। इसमें क्या है, कैपिटलिज्म बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। थोड़ा सा बता देते हैं, ये सब भी बेसिक चीज है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेसेस फेयर होता है, लेसेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल है सो ज्यादा होगा। वेरी लिटिल प्राइवेटाइजेशन, वेरी लिटिल प्राइवेटाइजेशन। इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों ये सब जो है डेवलप कैसे हुआ? तो देखो, यूएसए का जो बेसिकली जो आइडियलिज्म है, कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें क्या रहता है मेन की, आपका जो मार्केट है ना, मार्केट डिसाइड करेगा, है ना। मार्केट डिसाइड्स एवरीथिंग, मार्केट डिसाइड्स, यानी कि जो बाजार है ना, इट विल डिसाइड एवरीथिंग, मार्केट डिसाइड्स एवरीथिंग। मार्केट डिसाइड्स एवरीथिंग का मतलब जैसे कि किसी भी, कोई भी सपोज कि कोई सामान है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज का, जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना, इसका जो सप्लाई होगा, इसका जो सप्लाई होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसका डिमांड कितना है। ठीक है, डिमांड कितना है, जितना डिमांड होगा उतना है सो सप्लाई किया जाएगा, और इसी के बेसिस पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस अटेंड कर लिया जाएगा, जिसके ऊपर है सो प्राइस उसका, है ना, ऑफर किया जाएगा मार्केट में। अगर किसी का सपोज की डिमांड ज़्यादा है और उसका सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, है ना। आज के समय में वही होता है ना। कभी भी इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि डिमांड जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कभी उल्टा हो सकता है कि डिमांड कम होगा, सप्लाई है सो ओवर सप्लाई है,
तो प्राइस कम हो जाएगा। हाँ, तो ये सभी चीज बेसिकली आपको जो है मार्केट में ऐसा है ना चलते रहता है। लेकिन जो सोशलिज्म होगा, सोशलिज्म का जो बेसिकली होगा, इसमें क्या होगा कि कोई भी सामान जो है बनाया जाएगा, है ना, कोई भी सामान जो है सो बनाया जाता है, कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये सामान बनाया जाएगा, इसको कितने रेट पे अवेलेबल कराना है वो भी वही डिसाइड करेगी। समझ में गया? तो ये सभी कुछ जो है बेसिकली जो है प्रिंसिपल्स होते हैं सोशलिज्म में। अब ये सब आया कहाँ से, क्यों ऐसा हुआ, काउंटर कैसे हुआ? तो सबके पीछे का जो मेन जो जड़ है कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स बेसिकली जो है जर्मन फिलोसफर है, और इन्होंने क्या किया कि जो कैपिटलिज्म जो मॉडल ऑफ प्रोडक्शन था उसको स्टडी किया। ठीक है, और ये बताए कार्ल मार्क्स कि जो पूंजीवाद का जो व्यवस्था है, जो कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें इनहेरेंट फॉल्ट है, वो जो है सो आगे जाकर के टूटना ही है ना, ऐसा वो कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन समझो। इसका एक बार नेट पे चेक करना, तो इनका ईयर कौन सा है कार्ल मार्क्स का, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और डेथ का करो। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना क्या है ना, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि देयर इज ए इनहेरेंट प्रॉब्लम इन कैपिटलिज्म। ठीक है, थोड़ा सा कब से है? 1818 से 83। अच्छा, यहीं पे लिख देते हैं 1818 से 83। अच्छा, मतलब कि 1885 में कांग्रेस के बनने से 2 साल पहले निपट गए। ठीक, चलो। हाँ, ठीक है, तो ये जो है मतलब ठीक बताए हो ना देख करके, ठीक। तो उससे तुमको आइडिया लग गया कि कार्ल मार्क्स जो है किस एरा के जो है सो फिलोसफर है ना। इनका मेन क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि इनहेरेंट जो है प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म, प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म, इन कैपिटलिज्म, इनहेरेंट प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म। इसमें क्या प्रॉब्लम बताए कि देखो, देयर विल बी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा जी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि सपोज कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सो लगाए गए। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए गए, ये इंडस्ट्री का है सो एक ऑनर होगा। ठीक है, इस इंडस्ट्री का एक ऑनर होगा, इसमें कई सारे है सो वर्कर्स काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है, ये जो वर्कर्स है इनको है सो वेज पे रखा जाएगा, वेज पे, है ना, उनको जो भी काम करेगा वेज दिया जाएगा, और ये गुड्स जो है प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में इसको है सो बेचा जाएगा। तो इससे जो प्रॉफिट जो है ना डिराइव होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है सो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो ऑनर के पास में चला जाएगा। ठीक, और इनके पास है सो बहुत कम परसेंटेज जो है सो वेज के फॉर्म में पहुंचेगा। तो सारा काम कर रहे हैं वर्कर्स, लेबर सप्लाई वर्कर्स कर रहे हैं, मजदूरी ये कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, जो गेन है, वो कौन, किसके पास, मलाई किसके पास जा रहा है? ऑनर के पास में जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, सोसाइटी में है सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा कि ये जो वर्कर है जिसको ये प्रोलेटेरिएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट मतलब कि वर्किंग क्लास। ठीक, वर्किंग क्लास क्या करेगा, वर्किंग क्लास क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करेगा। ठीक है, रिवोल्ट करेगा, और जब वर्किंग क्लास रिवोल्ट करेगा, रिवोल्ट करेगा तो किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा? कैपिटलिस्ट्स के अगेंस्ट। कैपिटलिस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? कैपिटलिस्ट है, वही तो सब कुछ को है सो उसी के कंट्रोल में सब कुछ है। तो वर्किंग क्लास विल रिवोल्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, जो है सो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन होगा। और उसके बाद क्या होगा, है ना, कि आफ्टर द रिवोल्ट, आफ्टर द रिवोल्ट कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओवरथ्रोन। ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है,
तो किसी चीज को, जो व्यवस्था जो कि कई सालों से कहीं पर स्थापित है ना, उसको अगर आप ओवरथ्रो कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, तो क्या वो प्यार प्यार से होगा क्या कि भाई साहब आप हट जाइए? उसके लिए आपको है सो डिक्टेटरशिप अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से मार्क्स की फिलॉसफी में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट शब्द का यूज किया गया है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट समझ में आ गया? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है बेसिकली उसी वजह से आया है कि कैपिटलिस्ट जो है, जो कि वेल्दी क्लास है, जिसके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, वो अपने सत्ता को नहीं छोड़ेगा, वो तो कब्जा करके रखना चाहेगा। तो उसको ओवरथ्रो करने के लिए आपके पास जो है सो डिक्टेटरशिप अप्रोच होना चाहिए। तो आप जितने भी लीडर्स देखोगे, जो भी रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, दे वेर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स ऑफ देयर टाइम्स। समझ में गया? इसी वजह से, क्योंकि चाइनीज रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, उनका बैकग्राउंड क्या है? मार्क्स की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना। लेकिन हर एक जगह पे अपना थोड़ा सा अलग अलग विचार हो जाता है ना। आप देखते होगे जैसे कि इंडिया में भी कई सारे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टीज हैं जो कि कुछ बैंड है ना, जो कि जिसको माओइस्ट बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं, है ना, तो वो माओ जेदंग के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से सीपीआई देखोगे लेनिनिस्ट हो जाता है ना। तो जो लेनिन, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन का जो मेन लीडर था, तो लेनिन के जो सिद्धांत है वो इससे थोड़ा सा अलग है। हालांकि सबका बेसिक स्ट्रक्चर है सो सेम ही रहेगा, है ना। सब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट काम करेगा, सोशलिज्म को है सो इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो जिस लीडर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है उसी हिसाब से नाम भी ऑर्गेनाइजेशन का है सो चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो हम लोग स्टार्ट बेसिकली कहाँ पे किए थे कि यूएसए और रसिया जो है सो अलग अलग ब्लॉक बन गया। ठीक, तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के ही फिलोसफी पे जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है सो एस्टेब्लिश किया गया सोशलिज्म में, जिसमें स्टेट है सो कंट्रोल करेगा। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और उसके बाद जो कम्युनिज्म है, जिसको साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिज्म में क्या होगा कि कम्युनिज्म इज द लास्ट स्टेट ऑफ सोशलिज्म या फिर एडवांस फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। जब किसी देश में काफी समय तक सोशलिज्म एस्टेब्लिश हो जाता है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है चीजों को, मोड ऑफ प्रोडक्शन को, तो क्या होगा, पूरे सोसाइटी में है सो इक्वालिटी फैल जाता है, समानता फैल जाता है। फिर लोग क्या करेंगे, अपने कम्युनिटी के हिसाब से एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंसी को समझ जाते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो कम्युनिटी जो है सो अपने आप काम करने लगता है, फिर ऊपर से कंट्रोल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो कम्युनिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ सोशलिज्म एंड इट बिकम्स ए स्टेटलेस सोसाइटी। समझ में गया? स्टेटलेस सोसाइटी हो जाता है। गांधी जी का है सो स्टेट को अपोज करते थे, लेकिन वो कभी कम्युनिज्म के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते थे, है ना। स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस मतलब गवर्नमेंट को वो जो है फॉलो नहीं करना चाहते थे, लेकिन कम्युनिज्म का बेसिकली एंड होता है कि स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होना। सोशलिज्म में क्या होगा, स्टेट होगा, मोस्ट पावरफुल स्टेट होगा। आप देखो चाइना में, रसिया में, है ना, कितना स्टेट है सो पावरफुल है। क्या वहां पे किसी प्राइवेट कंपनीज को ऐसा फ्लोरिश करते हुए आपने देखा है? हालांकि अब जो है हर एक जगह मिक्स्ड कल्चर है सो आ गया है, लेकिन जिस तरीके से यूएसए में आप देखो बड़े बड़े कंपनीज, अमेजन है ना, जो भी हर एक डोमेन में प्राइवेट कंपनीज है सो बड़े बड़े कंपनीज है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में है कुछ चीजें हैं, लेकिन अलीबाबा का जो फाउंडर है उसको बीच में गायब कर दिया था, देखे होंगे, है ना। क्या ये यूएसए में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है चाइनीज में, जहां जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करता है जो भी कंट्री, वहां पे स्टेट का है सो कंट्रोल काफी ज्यादा होता है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या होगा कि यूएसए एक ब्लॉक होगा जो कि अपने कैपिटलिज्म के सिद्धांत को प्रमोट करेगा, और जो रसिया होगा वो अपने सोशलिज्म और कम्युनिज्म के सिद्धांत को फॉलो करेगा, है ना। इसी के बेसिस पे क्या होगा, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। शीत युद्ध जिसको कहते हैं, है ना। शीत युद्ध का मतलब कि हाँ, सामने मिले तो क्या गला मिल लिया, पीठ पीछे है सो एक दूसरे को गाली दे रहा है, दैट इज बेसिकली कोल्ड वॉर, है ना। तो यूएसए और रसिया जो है सो ओपन वॉर में तो नहीं था कि एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने जो है ग्रुप्स को है सो, है ना, एक्सपैंड करेगा। रसिया अपने एलाइज को है सो एक्सपैंड करेगा, या फिर रसिया देखेगा कि यूएसए के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको ये फंड कर देगा, वहाँ पे रेलवे लगा देगा, वहाँ पे एनर्जी का प्लांट लगा देगा, ताकि उसको अपने कंट्रोल में रखे, है ना। तो ये पॉइंट इसलिए बताए क्योंकि ये जो क्यूबा आप देख रहे हो ना, क्यूबा क्यूबा क्राइसिस में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा,
एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ गया था कि यूएसए और रसिया के बीच में अब वॉर होने ही वाला था। क्यूबा में क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स ये सब है सो रसिया ला के खड़ा कर दिया। समझ में गया? क्यूबा में तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप क्यूबन क्राइसिस, जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और कोल्ड वॉर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो है इवेंट हुआ था। और उसमें ऐसा हो गया था कि नाउ अब बिल्कुल ओपन फ्रंट पे वॉर होना, अब मतलब नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर है सो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन हो गया है ना। तो याद रखना ये क्यूबा जो है ये एक सोशलिस्ट कंट्री है बेसिकली यहाँ पे सोवियत का इन्फ्लुएंस है, अभी भी है, बट यूएसए इसी बात से है सो जलता भी है ना, कि हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज में जो है एक दूसरा आइडियोलॉजी जो है सो प्रिवेल कर रहा है इस वजह से। चलो वापस मैप पे आते हैं। सैरगासो सी, ये तो पहले ही बताए थे एक दिन। तो सैरगासो सी बेसिकली क्या है? इट इज द ओनली सी विच डू नॉट हैव एनी लैंड बॉर्डर। इसका कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है सैरगासो सी का। इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द ओशन करेंट्स। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द ओशन करेंट्स, तो सैरगासो सी उसका है सो आंसर हो जाएगा। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि सैरगासो सी जो है सो कौन से ओशन का हिस्सा है? तो नॉर्थ अटलांटिक का, नॉर्थ अटलांटिक का है सो हिस्सा है। इसका नाम सैरगासो से क्यों पड़ा है? तो आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, एक फ्लोटिंग सी वीड आपको दिख रहा होगा, सरगैसम इसको बोलते हैं। सरगैसो इज सरगैसम बेसिकली, सरगैसो नहीं, सरगैसम। सरगैसम बेसिकली क्या है? एक फ्लोटिंग सी वीड है जो कि इस रीजन में काफी ज्यादा है सो पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम ही सरगैसो सी है सो रख दिया गया है। ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये सभी जो सी वीड है, ये सभी जो नेबरिंग जो कंट्रीज आप देख रहे हो उसके कोस्टल एरियाज में है सो है ना पहुंच जा रहा है और वहां पे डिकम्पोज हो रहे हैं। उसके वजह से वहां पे पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक मेजर कंसर्न ये क्रिएट कर रहा है, जो सी वीड जो सरगैसो का जो है सो नेविगेशन में भी तो करेगा, बट कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा जो है सो पूरा कोस्ट लाइन को है सो इनंडेट कर दे रहा है और उसके वजह से वो डिकम्पोज होने लगता है और वहाँ पे जो है अजीब सा, मतलब एक समझो कि कोई भी चीज़ अगर सड़ेगा कहीं पे जा करके तो कितना ज़्यादा जो है लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए है सो हार्मफुल जो है सो इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो ये करता है। ठीक है, तो यस, इट इज सी लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या है? एक सी वीड है जिसको सरगैसम कहते हैं और यहाँ पे है सो फ्लोट करते रहता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बाउंडेड बाई गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, टू द वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, टू द नॉर्थ कैनरी करेंट, टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट टू द साउथ। ठीक है, चार यहाँ पे इक्वेटोरियल करेंट्स, सॉरी, चार ऐसे ओशन करेंट्स हैं जो कि इसको है सो बाउंड्री इसका बनाता है। जैसे कि देखो नीचे में क्या होगा, नीचे में कैनरी नहीं, नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है नीचे में। ये जब ऊपर में जाएगा गल्फ स्ट्रीम कहलाएगा, ये और ऊपर में जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा और जब नीचे आएगा कैनरी करंट कहलाएगा। समझ में गया? तो ये चार करंट्स आप याद रखो, कई बार आपसे अगर मैप में ऐसा कुछ पूछ दे कि सरगैसो सी के ईस्ट में कौन सा करंट फ्लो करेगा तो कैनरी करंट, सरगैसो सी के नॉर्थ में कौन सा तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, सरगैसो सी के वेस्ट में कौन सा गल्फ स्ट्रीम और इसके साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है सो फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे कैनरी करंट जो है सो कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। बाकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये तीनों वार्म करंट है ना, वार्म करंट है। ठीक है, और इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि यूरोप को है सो गर्म रखता है, ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप बोलते हैं। इसी वजह से यूरोप का जो पोर्ट्स होता है सालों भर जो है सो ओपन रहेगा, वहां पे बर्फ के वजह से कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेड सी, मृत सागर। ठीक है, डेड सी कल बताए थे। हाँ, तो डेड सी सबसे पहले देखो कि ये जो है सो लैंड लॉक्ड है। ठीक है, लैंड लॉक है और इसमें कौन से कंट्रीज के नेबरिंग इसके कंट्रीज होंगे,
तो इसराइल है ना, वेस्ट बैंक बेसिकली कंट्री नहीं है बट फिलिस्तीन का हिस्सा है ना, पैलेस्टाइन का हिस्सा है। और इसी को लेकर के है सब पूरा का पूरा विवाद जो है सो चलते रहता है ना। इसका हिस्ट्री पढ़ोगे तो कभी इसका पढ़े हो कि क्या रीजन क्या है, क्यों ऐसा यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, क्या है बताओ। देखो बेसिकली क्या है ना कि वही है कि जेरूसलम जो एरिया है ना, वहां पे से तीन जो ऐसे मेजर रिलीजन्स है ना, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जेविस जो बेसिकली है ज्यूज जो है, और इस्लाम, तीनों के लिए वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एरिया है जेरूसलम। ठीक है। जो ज्यूज कम्युनिटी है ना, आज के समय आप देखते हो कि जो यूरोप है या फिर जो अमेरिका है वो ज्यूज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना। लेकिन जब ज्यूज का इतिहास पढ़ोगे तो ये वही लोग हैं जो कि ज्यूज को सबसे ज़्यादा मारे पीटे भी। समझ में गया। इसके पीछे का वजह ये है कि ज्यूज के ऊपर ऐसा ब्लेम किया जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको किसने किल किया, किसने जो है उनको वो जो उस पर क्रॉस पे है सो हैंग किया, ज्यूज के लोगों ने, ज्यूज कम्युनिटी है ना। तो इस वजह से जो क्रिश्चियनिटीज के जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली दे आर ऑफेंसिव अगेंस्ट द ज्यूज कम्युनिटी। आप देखो यूरोप का अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनको है सो बहुत ज्यादा है सो इनको ऊपर है सो ये किया गया बाद में। लेकिन ज्यूज का सबसे अच्छा बात क्या था, ये सभी काफी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो है वेल्दी क्लास हमेशा से रहे हैं है ना। खास करके अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे है ना, वहां पे जो वर्ल्ड वॉर से पहले का जो आप सीन देखोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, हिटलर के राइज होने से पहले ज्यूज काफी प्रोमिनेंट पद पे जो है हर जगह थे वो, है ना। तो कहीं ना कहीं हिटलर ये सबको ये लगा कि ज्यूज के ही वजह से जर्मनी का जो है सो हार हुआ है, और कहीं ना कहीं उनका उसका जो ज्यूज के अगेंस्ट जो एंटी जो फीलिंग्स है ना वो और काफी स्ट्रांग हो गया, और इसके पूरे कम्युनिटी को जीनोसाइड के उसके है ना स्टार्ट कर दिया वो, है ना। जो है कंसंट्रेशन कैंप्स बनाया, उसमें क्या करता था बहुत सारा अंडरग्राउंड हॉल्स बना करके और उसमें जीव्स को रख करके और उसमें है सो गैस चैम्बर में पॉइजनस गैस ये सब है सो रख देता था। हिटलर का ये सब काम किया हुआ है। उसमें मतलब मिलियंस ऑफ ज्यूज को उसने है सो है ना मारा। मतलब किसमें, हाँ क्या हुआ। देखो एडोल्फ हिटलर का मेन उसका आइडियोलॉजी क्या था ना कि वो अपने आप को प्योर आर्यन रेस का समझता था, है ना। और उनका कहना था कि जर्मन्स आर द प्योर आर्यन रेस और बाकी जो भी रेस है वो सबसे मतलब जो है सो सेकेंडरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब किसी के माइंड में ये आइडिया रहे कि वी आर द सुपीरियर पर्सन, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है ना किसी को। अगर आप किसी को मान लो कि नहीं नहीं ये लोग हमसे इन्फीरियर है, तो फिर उसके ऊपर वायलेंस को भी आप जस्टिफाई कर दोगे। यही चीज़ तो पहले होता था जब स्लेव ये सब जो है स्लेव इकोनॉमी होता था, तो लोग मानते थे कि जस्टिस न्याय का मतलब है कि स्लेव के साथ वैसा व्यवहार करना। समझ में गया। तो जब तो उसी समय ऐसे कुछ आइडियाज जो है सो उस समय फैल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यूज को लेकर के है सो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ के जो लोग हैं खास करके जब ये सब जर्मनी ये सब जब ज्यूज को इतना ज़्यादा सप्रेस किया, तो फिर ब्रिटेन जो कि जर्मनी के अगेंस्ट था उन लोगों ने फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटेन के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि ज्यूज का कोई भी होमलैंड नहीं है। तो उसने बेसिकली आप देखिए ये सब जो रीजन है ना, ये सभी यूके के अंदर में आता था, ब्रिटेन के अंदर में आता था ये सब चीज, है ना। तो जब ब्रिटेन यहाँ से निकल रहा था तब उसने ये बताया कि ज्यूज जो भी यूरोप में या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी जो जो ज्यूज है ना, दे हैव टू रिटर्न टू देयर होमलैंड एंड जेरूसलम इज देयर होमलैंड। समझ में गया। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो पैलेस्तीन जो अभी आप देखते हो जो कि इसराइल इतना बड़ा पार्ट जो हथियाए हुए है, ये पहले पैलेस्तीन हुआ करता था। तो पैलेस्तीन में ही यूरोप से ज्यूज का है सो इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो है लैंड खरीद करके नहीं ज्यूज मतलब देखो अब ये जो आदमी जिसका सपोर्टर रहेगा वो तो बोले कि हम पहले से हैं, हम पहले से हैं, है ना। लेकिन ज्यूज का कम्युनिटी का जो बेसिकली देखो तो वो स्टार्ट जो जेनेसिस जो पूरा रिलीजन का है वो जेरूसलम से ही है। लोग वहां से फिर प्रोपगेट होते चले गए, दूसरे जगह चले गए। फिर जब इस्लाम का राइज होगा तो ये सभी इस्लाम के इन्फ्लुएंस में है सो आ जाएगा, फिलिस्तीनी सब आ जाएगा, है ना। तो ये सब अब जैसे इंडिया में भी देखो तो इंडिया में भी शुरुआत से क्या है, ब्राह्मणिज्म है। उसके बाद देखो बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, फिर बाद में जब आपको जो इन्वेटर्स आएंगे फिर उसके बाद जो है सो ये सब रिलीजन है सो आएगा। तो वो सब चीज़ है सो मिक्स होते रहता है।
तो ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि ज्यूस का जो होमलैंड डिसाइड करने का बात हुआ वो हुआ कि भाई इसी के पास में है सो उनका होमलैंड होगा, बाकी अर्थ पे कहीं और उनको नहीं बसाया जाएगा, इसी रीजन में बसाया जाएगा, क्योंकि इनका रिलीजन जो है सो वहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ, स्प्रेड यहीं से हुआ है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सबको है सो यहाँ पे बसाया गया। और शुरुआत का जब आप देखो, जो यूनाइटेड नेशंस इसमें इंटरवीन किया, यूनाइटेड नेशंस 1945 का पॉलिसी है जिसमें उसने टू स्टेट थ्योरी को है सो स्टेब्लिश करने की बात की कि एक है सो ज्यूइश लैंड होगा जिसको इजराइल कहा जाएगा और दूसरा है सो फिलिस्तीन होगा। लेकिन ये क्या होगा कि ये जो अरब कंट्रीज जो है आसपास के मानेंगे नहीं, वो सभी ज्वाइंट है सो इजराइल के ऊपर है सो ऑफेंसिव हो जाएगा, अटैक करेगा। और इजराइल जो है सो किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था? यूएसए के द्वारा भर भर के हथियार दे दिया, धर के सबको कायदे से रगड़ दिया। और उसके बाद जो भी टेरिटरीज जो भी इसने एक्वायर किया, अब ये बोला कि ये मेरा टेरिटरी, तब से इजराइल और भी एक्सपेंशन मोड में चला गया यहाँ पे, है ना। तो वही हिस्ट्री है खास करके। नहीं, शुरुआत में क्या था कि यूनाइटेड नेशंस ने मेडिएट किया था, लेकिन उसके बाद अगर आप उस पर ऑफेंड करोगे, है ना, अटैक करोगे, तो फिर तो ओपन हो गया ना, फिर तो हम जहां तक हथिया लिए, तो वही चीज है। हाँ, तो देखो ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है और ये वेस्ट बैंक यहाँ पे है, ये दोनों बेसिकली फिलिस्तीन का पार्ट है, लेकिन इसराइल अभी भी इस पे है सो, मतलब अब तो खैर और भी चीजें हैं, पूरा नहीं किया है गाजा स्ट्रिप पे। हाँ, लेकिन अब तो अलग ही दिशा में चला गया ना, जब से इनके ऊपर इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ गाजा स्ट्रिप से, हमास का अटैक हुआ, तो फिर इसको तो ओपन छूट मिल गया, है ना, फिर ये ऑफेंसिव मोड पे चला गया। तो वो एक अलग इशू है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है और ये सब चीज, लेकिन इसका हिस्ट्री एक अलग ही पूरा है, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है इसराइल फिलिस्तीन का। तो यहाँ पे डेड सी जो है बेसिकली आप देखो तो कौन से दो कंट्रीज के बीच में हो जाएगा? वेस्ट बैंक बेसिकली फिलिस्तीन हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना, इसराइल जॉर्डन के बीच में डेड सी। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है सी वाटर का, इस वजह से इसमें है सो फ्लोट करता है, अगर आप उसमें जाओगे तो डूबोगे नहीं, है ना, फ्लोट करोगे यहाँ पे डेड सी में। आपके ये प्रकाश सर जो है यहाँ पे स्नान किए हुए हैं, पूछना उनसे करें। हाँ, डेड सी गया हुआ है, हम नहीं गए हैं क्योंकि इस वाले रीजन में नहीं, यहाँ पे इसका जो शिप है आई थिंक इसराइल पोर्ट पे गया था, तो वो घूमने के लिए गया होगा, और ये जेरूसलम और ये सब पूरा उसका घूमा हुआ है ना, तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा कैसा था। हाँ, ठीक है, तो ये है डेड सी। एरल सी तो कल बता दिए थे, है ना। कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? काजू, याद रखो काजू, दो ही कंट्री है, कजाकिस्तान ऊपर में है और उज्बेकिस्तान नीचे में है, दोनों के बीच में एनएलसी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पे जो है अमू दरिया रिवर, है ना, इस सबको जो है पानी डाइवर्ट कर दिया गया था, तो काफी है सो ड्राई हो गया है ना, और ये हवाई जहाज लैंड करा दिया था, है ना। ठीक है, पानी के जहाज को हवा से लैंड करा दिया क्या? ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है प्रोमिनेंट सीज थे, बाकी और भी मैप पे कुछ और सीज जो है आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें तो थोड़ा सा वर्ड्स जो है सो ये हो रहा है ना, थोड़ा सा जूम करते हैं, खैर ठीक है, उतना चलेगा। हम्म, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बाल्टिक सी कहाँ पे है तो बताओ तो। बाल्टिक सी कहाँ पे है? ये रहा मेडिटेरियन सी, ये ये रहा बाल्टिक सी, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है उसके पास का, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये बाल्टिक सी है। तो कई बार आपसे मैप पे नॉर्थ से साउथ के बीच में अरेंज करने के लिए दे सकता है, ऑप्शन दे देगा, है ना, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इसको नॉर्थ से साउथ है सो आप अरेंज करो, तो आई होप कि होप हो जाएगा, है ना। सबसे ऊपर में बाल्टिक सी होगा, फिर ब्लैक सी होगा, फिर मेडिटेरियन होगा, फिर रेड सी होगा, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ आप अरेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है, ये रहा ब्लैक सी। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में एक लैंडलॉक्ड सी है, उसका क्या नाम है?
कल बताए थे, क्रीमिया से जस्ट ऊपर में, ब्लैक सी से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में। यहाँ पे कोड बताए थे, याद है? एमबीए, एमबीए कोड बताए थे ना? मेडिटेरियन नहीं, मरमरा, सी ऑफ मरमरा ब्लैक, और सी ऑफ अजोब, अजोब AZZOB, अजोब, है ना? ये छोटा सा जो है ये अजोब है, ठीक है? तो बेसिकली अजोब के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो ए लैंड लॉक्ड सी, लैंड लॉक्ड सी है, हालांकि ब्लैक सी से मिलता जरूर है, बट मोर ओवर क्योंकि चारों तरफ ऑलमोस्ट इसका 90% है सो कोस्टल है, इस वजह से इसको भी लैंड लॉक्ड कंसिडर किया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, कैरेबियन सी ये रहा, सरगासो सी ये रहा, एक है तस्मान सी, बताओ कहाँ है? दिस इज द तस्मान सी, ठीक है? न्यूजीलैंड और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो सी है तस्मान सी है, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है? बाकी रेड सी ये रहा। नॉर्थ सी कहाँ पे है? नॉर्थ सी, बिल्कुल सही, दिस इज द नॉर्थ सी हियर, ठीक है? ये रहा यूके, यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बीच में जो है जो एरिया है नॉर्थ सी कहलाएगा, ठीक है? नॉर्थ सी। एक बेरिंग सी आएगा, बेरिंग सी कहाँ पे है? मतलब उधर से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, ये बेरिंग सी यहाँ पे भी है और बेरिंग सी यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि दोनों है सो कनेक्ट हो जाएगा कॉन्टिनेंट, ठीक है? ये हो जाएगा। और और एग्जाम में क्या पूछता है आप लोगों से? पूछने के लिए तो ऐसे और भी कई सारे सी है ना? अंडमान सी कहाँ पे है? ये रहा अंडमान सी, ये रहा साउथ चाइना सी, ठीक है? ये रहा ईस्ट चाइना सी, ठीक है? और सी ऑफ ओखोत्स कहाँ पे है? सी ऑफ ओखोत्स, ये वाला, ठीक है? ये रहा। चलो, यहाँ पे आपको एक मैरियाना ट्रेंच है सो दिख रहा होगा, कहाँ पे है? ये रहा मैरियाना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहीं पे मैरियाना ट्रेंच है जो कि सबसे डीपेस्ट है ना? मैरियाना ट्रेंच। चलो फिर क्वेश्चन किया जाए, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके थे, ठीक है? याद होगा ना ये सब क्वेश्चन? यहाँ तक कर लिए थे, 19 क्वेश्चन तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 का बताओ तो। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नॉर्थ पोल। कोई डाउट है किसी को इसमें? क्यों होगा नॉर्थ पोल? चपटा है, ठीक है? नॉर्थ पोल इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चूंकि अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, नॉर्थ पोल पे रेडियस कम है, इस वजह से सी लेवल पे सबसे जो नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रहा सेंटर ऑफ द अर्थ, इससे सबसे नजदीक है सो नॉर्थ पोल होगा, इस वजह से इसका है सो ए है सो राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ, डेटम लाइन क्या होता है? ये ऑप्शन सही है। डेटम लाइन बेसिकली जहां से सी लेवल के हिसाब से आप जो है किसी भी रीजन का हाइट या डेप्थ अगर मतलब एक रेफरेंस लाइन है सो हो जाएगा, वहां से ऊंचाई या फिर गहराई आप मेजर करते हो, ठीक है?
इसका पता नहीं, मुझे कुछ आंसर कुछ मिला नहीं उस तरीके से क्या है। द टेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड इज, है ना, यह सवाल ही हमको समझ में नहीं आया कि क्या सवाल है, कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। या तो ये मिसप्रिंट है या फिर आई डो नॉट नो कि ये क्या है। जमीन में गुरुत्वाकर्षण जल का तनाव है, क्या है। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन से एग्जाम का सवाल है, मुझे मालूम नहीं, और इस पे ग्रेविटेशनल वाटर नहीं समझ में आएगा। शायद, क्या छोड़ो उसको। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टर्की इज, सोच के बताओ। नॉर्थ ऑफ टर्की ना, ब्लैक सी है टर्की से ऊपर में, है ना, ब्लैक सी है। हमने मैप देखा था ना कि टर्की का जो है ना, कुछ पार्ट जो है सो एशिया में, कुछ यूरोप में, है ना, यहाँ पे इस्तांबुल है, उसके ऊपर में है सो ब्लैक सी है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है ना, यही तो था। ठीक है, तो टर्की से, इसको तुर्की बोलते हैं, कल को कुछ और नाम रख देगा। ठीक है, तो ब्लैक सी जो है सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैस्पियन सी कहाँ पे है जी, इधर है कैस्पियन सी यहाँ पे। रेड सी कहाँ पे है, तो नीचे में है रेड सी, यहाँ पे टर्की से नीचे में आ जाएगा। और मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो इसे याद रखो माइंड में। चलो इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। काला सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, सीरिया हो जाएगा, सीरिया। ठीक है, आगे टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है। ब्लैक सी के चारों तरफ टोटल जो कंट्रीज है, कितने टोटल कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। ब्लैक सी के सराउंडिंग में 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, 6 कंट्रीज हैं। ठीक, जो 5 बोल रहे हो ना, वो कैस्पियन सी है। ठीक है, कैस्पियन सी के चारों तरफ जो है सो टोटल जो देश है वो 5 कंट्रीज हैं। ब्लैक सी में 6 कंट्रीज है। कौन से देश है जी। अगर ब्लैक सी का बात किया जाए तो ऊपर में कौन सा है, यूक्रेन, यूक्रेन है नॉर्थ में। ईस्ट में 2 कंट्रीज आ जाएगा, रसिया और जॉर्जिया, जॉर्जिया। साउथ में टर्की, साउथ में टर्की। और यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया ऊपर है कि नीचे है जी, ऊपर होगा। रोमानिया यहाँ पे और बुल्गारिया यहाँ पे। ठीक है, ये 6 कंट्रीज है, इसका आप है सो नाम याद रखो। तो टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया हो जाएगा। सीरिया है नहीं, सीरिया किधर है, तो सीरिया है सो मेडिटेरेनियन में खुलेगा, है ना, एशियन कंट्रीज है सीरिया। चलो 25 का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, सीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कंट्री और सी का है सो करेक्ट मैच यहाँ पे दिया गया है। एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, ब्लैक, B134। ब्लैक सी का क्रोएशिया है सो गलत है, अभी जस्ट हमने देखे ब्लैक सी, है ना। ब्लैक सी में क्रोएशिया तो है नहीं, इसको काट दो, 2 काटोगे तो ये गया, ये गया, ये गया, सीधा आंसर यही पहुंच जाओगे, है ना। बाकी ऐसे भी देखो तो मेडिटेरियन सी पे हमने देखा था, है ना, मोरक्को है। अफ्रीका का कितना कंट्री था मेडिटेरियन में, 5 था, है ना। मोरक्को है, ट्यूनिसिया था, इजिप्ट था, है ना, ये सब 5 कंट्रीज हैं। रेड सी में सीरिया है, नहीं सीरिया नहीं है, क्या करेक्ट पूछा गया है ना, ये तो गलत है। रेड सी में सीरिया कहाँ, सीरिया है सो मेडिटेरियन में है। ठीक है, बाकी ये सही है। कैस्पियन सी में कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, और एड्रियाटिक सी में अल्बानिया है सो सही है। एड्रियाटिक सी है सो कहाँ के, किधर है, ये कौन सा, ये क्या है, इटली है ना, इसका पैर के जैसा है सो शेप है इटली का।
ठीक है। इटली के ऊपर में जो सी है ना, इसी को एड्रियाटिक सी कहते हैं ना। इधर ग्रीस है यहाँ पे, तो ये सभी अल्बेनिया ये सब जो है इस वाले रीजन में है यहाँ। टायरेनियस सी यहाँ पे है। अच्छा, नेक्स्ट का आंसर बता रहे हो, क्या बात है, बिना सवाल देखे बता दिए। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। टायरेनियन सी कल बताए थे, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका के बीच का जो सी है, इट इज कॉल्ड एज टायरेनियन सी। ठीक है, यहाँ पे है टायरेनियन सी। ये सभी मेडिटेरियन सी का ही पार्ट जो है मिला हुआ है सब उससे। चलो इसका आंसर बताओ। इनलैंड सी इज द व्हाइट सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी ऑफ जापान। इनलैंड मतलब कि लैंडलॉक सी का बात किया जा रहा है, कैस्पियन हो जाएगा। ठीक है, कैस्पियन सी हो जाएगा, कैस्पियन सी। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको अरेंज करना है। बताओ, कल बताए थे। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, एमबीसी है, ज्वाइंट डिग्री है ना। ठीक है, चलो अच्छा बात है, याद हो गया है ना, MBCA। तो एग्जाम में कई बार देख लेना कि ईस्ट से वेस्ट तो नहीं पूछ दिया है, ठीक है, नहीं तो फिर वो डिग्री उल्टा हो जाएगा, फिर अगले साल के लिए जो है उसको क्या बोलते हैं। नहीं मतलब कई बार क्या होता है ना कि आदमी को ये वाला सीक्वेंस याद रहता है, बट ये ना पढ़ना भूल जाते हैं एग्जाम में क्या पूछा गया। हाँ, मतलब अंदर से बहुत खुशी होता है, कह रही है तो पढ़ा हुआ सवाल आ गया है ना, और तुरंत आदमी आंसर कर देता है। देखो यूपीएससी के एग्जाम में या फिर कहीं पे भी जो सबसे आसान सवाल होता है ना, लोग उसको 5 बार पढ़ते हैं कि सही में यही पूछा है क्या है ना, तो वो होता है। तब सवाल में आदमी ठीक है थोड़ा कंसर्स हो जाता है कि अच्छा देख लेते हैं। जो सबसे आसान सवाल रहेगा उसको लगेगा कि नहीं कुछ तो ट्रिक होगा इसमें, इतना आसान नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलो ये बताओ क्वेश्चन। तो फॉलोइंग LLC बिल्कुल, काजू याद रखो, KAZUZ। ठीक है, काजू से याद रखो, ये हो जाएगा LLC में। रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्सियल ट्रफ, यू शेप्ड वैली। अक्षीय गर्त या फिर घाटी है, घाटी है, घाटी है, क्या होगा, एक्सियल ट्रफ होगा, ट्रफ रिफ्ट है बेसिकली, रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 31। Which one of the following countries is not situated along the coast of Baltic Sea? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पे कंट्रीज का एग्जैक्ट बॉर्डर याद नहीं रहता है। लातविया एंड रसिया, अरे क्या बात कर रहे हो, लातविया और रसिया तो होगा, लातविया एंड पोलैंड भी होगा। ये देखो मैप पे देख के बता रहे हैं, बताओ जी। जल्दी बताओ, टाइम जो है निकल रहा है। अच्छा, पिक्चर ब्लर हो जा रहा है। स्वीडन एंड नॉर्वे होगा, स्वीडन एंड नॉर्वे है। ठीक है, स्वीडन थोड़ा सा और वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सभी जो है आप देखो तो बिल्कुल उसके पास का कंट्रीज है। तो एक चीज नोट कर लो, बाल्टिक सी के आसपास जो टोटल कंट्रीज हैं, टोटल कितने कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज है, नोट कर लो। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो जो यूरोप है और ऊपर में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इधर रसिया है, इसके बीच का जो हिस्सा है इसी को हम लोग बाल्टिक सी कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं टोटल 9 कंट्रीज हैं, 9 देश हैं, 9 कंट्रीज। इसका नाम क्या सब है, तो है डेनमार्क, डेनमार्क से स्टार्ट करो, डेनमार्क है, ठीक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड,
फिर रसिया, रसिया, फिर एस्टोनिया, एस्टोनिया, फिर है लातविया, लातविया, फिर है आपको लिथुआनिया, लिथुआनिया, नेक्स्ट है पोलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, पोलैंड हो जाएगा और जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, 9 कंट्रीज हो गए, 5 4 9। 32 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ बताओ। सी, 2 and 3, LLC and LLC, yes, C is the right answer. देखो LLC तो सबको याद रहता है, तो 2 खोजो कि A में है और C में है, बाकी ये दोनों तो काट दो। अब डाउट होगा कि एक है कि नहीं, तो मालूम है कि अंडमान सी जो है सो बिल्कुल इंडियन ओशन का हिस्सा है, तो एक तो वैसे ही निकाल दो, तो बचा ये। और अभी जस्ट आपको पता है कि एजॉब सी जो है सो लैंडलॉक सी है। कहाँ पे है? हाँ, ब्लैक सी से पूरा नॉर्थ में, क्रीमिया के पास है। ठीक है, which of the following is not correctly matched? बैकाल रशियन फेडरेशन, मालावी एशिया, कैस्पियन सी एशिया यूरोप, टंगैनिका अफ्रीका। बताओ। बताओ बताओ बताओ। देखो बैकाल तो मालूम है कि रसिया में है, ठीक है, कैस्पियन सी मालूम है एशिया यूरोप में है, तो बी और डी में है, सो डाउट हो सकता है। बताओ क्या एग्जाम में? मलावी, मलावी बेसिकली अफ्रीका में कंट्री है। ठीक है, ठीक है, तो बी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मलावी बेसिकली अफ्रीका में, अफ्रीका में। लेक बैकाल जो है सो फ्रेश वाटर लेक है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना बैकाल। और इसमें एक डेटा पढ़ रहे थे, इसमें सरफेस वाटर्स जो फ्रेश वाटर सरफेस है पूरे अर्थ पे, उसका 5% जो है सो बैकाल लेक में है फ्रेश वाटर। ठीक है, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऐसे टोटल में, एक बार चेक कर लेना, शायद कैस्पियन भी है गहरा, बैकाल नहीं है तो बैकाल हो जाएगा। लेकिन फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वायर है सो बैकाल लेक हो जाएगा, रसिया में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए लैंड बॉर्डर विद द डेड सी, यानी कि डेड सी मृत सागर से किसका नहीं होगा? देखो लेबनान और जॉर्डन में हमेशा कंफ्यूजन होगा। हाँ, तो डेट सी अभी जस्ट बताए ना, डेट सी कुछ ऐसे था, है ना, इधर जो है सो जॉर्डन है, ठीक है, इधर है सो इजराइल है, इजराइल है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक है ना, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? लेबनान, लेबनान। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, लेबनान जो है कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ इस तरीके से है सो लेबनान है। लेबनान कहाँ से ओपन होता है? मेडिटेरियन सी में ओपन होता है। ठीक है, जो जॉर्डन होगा ये आपको मेडिटेरियन में ओपन नहीं होगा। एग्जाम में कई बार आपको जॉर्डन और लेबनान के बीच में कंफ्यूजन होगा, है ना, ये लिख लो, नोट कर लो। लेबनान सोच करके कई बार लोग जॉर्डन आंसर कर देते हैं, जॉर्डन सोच कर कई बार लोग लेबनान आंसर कर देते हैं। तो लेबनान का राजधानी कहाँ है? हाँ, बेरूत है। ठीक है, तो ये जो है पोर्ट है, मेडिटेरियन सी का एक पोर्ट है, याद रखना। ठीक है।
चलो इसका देखते हैं कितना लोग राइट आंसर देते हैं। 35 का सोनार के ऊपर सवाल है। वन एंड थ्री क्या होगा इसका राइट आंसर? बी इसका सही जवाब है, 1 एंड 3। बी इज द राइट आंसर। क्या होता है सोनार, क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म बताओ। एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मेन काम क्या होता है? वस्तु गिर जाता है तो बेसिकली सोनार का काम क्या होगा कि ओशन का बॉटम या टोपोग्राफी है ना, उसको स्टडी करेगा, या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से काम करता है सोनार। जैसे सपोज कि दिस इज योर शिप, है ना। यहाँ पे क्या होगा, है ना, सोनार का जो सिस्टम होगा बेसिकली उसमें क्या होगा, एक जो है सो ट्रांसमीटर होगा और एक है सो रिसीवर होगा, ठीक है। सपोज के नीचे ये हमारा ओशन सरफेस है ना, कुछ ऐसा सा सरफेस है, ठीक है। या फिर सपोज कि यहाँ पे कोई एक जो है दूसरे किसी देश का जो है सो सबमरीन है सो जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो सोनार क्या करता है ना कि ऐसे अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव्स बेसिकली नीचे की ओर, है ना, उसका फ्लो होगा, फिर यहाँ से टकरा करके या फिर किसी भी रीजन से कहीं से भी, है ना, वो टकरा करके वापस ऐसो लौटेगा, है ना, वापस ऐसे लौटेगा। रिसीवर, तो आपको मालूम है कि कितने दूरी पे है या फिर कितना डेप्थ पे क्या है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो जैसे कि आपको मालूम है कि स्पीड जो है सो साउंड का कितना होता है वाटर में, इट इज अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है 1500 मीटर पर सेकेंड होगा। और आपको मालूम है कि साउंड का जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। सबसे कम कहाँ पे होगा? एयर में होगा, 330 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड होता है। साउंड का जो स्पीड है इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, और एयर में कितना होगा? 330, कहीं पे 300, कहीं पे 350 लिखता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड मान के चलो। और सबसे ज्यादा है सो सॉलिड में होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो ट्रांसमिट किया गया वेव और रिसीव किया गया वेव, इसके बीच में है सो एक टाइम डिफरेंस होगा कि नहीं, है ना। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है कि इतने समय के बाद मुझे वापस वेव मिला, तो क्या आप उसे डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? तो जब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा उसको बाई हाफ कर दो, आधा कर दो, तो एक्चुअल में वो जो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आया है, कितने डिस्टेंस पे है, ये मालूम चल जाता है। तो यही सोनार वेव्स कुछ इसी तरीके से जो है काम करता है। अब आते हैं सवाल पे, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी वाटर इज सिमिलर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। गलत है। जब वाटर का बात किया जाएगा सी वाटर में और एयर का बात किया जाएगा तो हमेशा वाटर में है सो ज्यादा होगा साउंड का स्पीड, है ना। इस वजह से स्टेटमेंट है सो 2 गलत हो गया। द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स टू रीच इट्स डिटेक्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सी बेड इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन। बिल्कुल सही है, जो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। सो 1 एंड 3 इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is the deepest oceanic trench? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स मैरियाना ट्रेंच के बारे में। जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच जो है कौन सा ओशन में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के ईस्टर्न साइड में कि वेस्टर्न साइड? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। अरे जैसे देखो ना, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच कुछ इस वाले रीजन में है, वेस्टर्न पैसिफिक में हो जाएगा। उधर है सो अमेरिका हो जाएगा, है ना, उधर अमेरिका है, इधर जो है सो एशिया है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में।
वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है मैरियाना ट्रेंच। दूसरा, इसका नाम मैरियाना ट्रेंच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैरियाना आइलैंड्स है, मैरियाना आइलैंड है, इस वजह से। तीसरा बात कि मैरियाना ट्रेंच तो खैर इन जनरल है, सब बोला जाता है, लेकिन मैरियाना ट्रेंच का भी सबसे डीपेस्ट पार्ट का क्या नाम है? चैलेंजर डीप। ठीक है, उसी वजह से उसका जो नाम है चैलेंजर डीप है सो रखा गया है। चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच इटसेल्फ। समझ में आ गया? कितना किलोमीटर डेप्थ है जी? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर डेप्थ है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं। ठीक है, चैलेंजर डीप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो मैरियाना ट्रेंच है इसका लंबाई कितना है? मतलब लंबाई उसका, ये तो डेप्थ का बात कर दी है। हाँ, किलोमीटर। ये मतलब जो लंबाई जो आप बोल रहे हो, पूरा लंबाई कितना लंबाई है? जितना हिमालय का है ना उतना ही है। है ना, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर। ठीक, लंबाई हो जाएगा। इसका चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 65 किलोमीटर के राउंड है। ठीक है, 69। ठीक है, तो लेंथ जो है सो 2550 किलोमीटर और विड्थ चौड़ाई 69 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो शेप है वो किस शेप का है? क्रेसेंट शेप है। क्रेसेंट का मतलब चांद का एक टुकड़ा जो आर्क होता है ना, वैसा इसका शेप। ठीक है, क्रेसेंट। क्या आर्किप्लेजो बोल रहे हो? वहां पे कई सारे आइलैंड्स हैं। हाँ, तो वैसा है, क्रेसेंट शेप है इसका। ठीक है, क्रेसेंट शेप। तो हो सकता है कई बार आपसे एग्जाम में यही पॉइंट पूछ ले कि मैरियाना ट्रेंच का जो टोटल जो लंबाई है वो कैसा शेप है सो फॉर्म करता है? क्रेसेंट शेप है सो फॉर्म करेगा, थोड़ा सा ऐसा आर्क टाइप का दिखेगा, है ना, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, क्रेसेंट शेप है सो दिखेगा। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद करना है। अच्छा, मैरियाना ट्रेंच जो है सो यहाँ पे क्यों ऐसा है? वाई मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड हियर? या फिर इन जनरल भी ओशनिक ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कौन बोला? चेहरा छुपाने से नहीं होगा। ठीक है, ओशनिक ट्रेंचेस, ओशनिक ट्रेंचेस है ना, महासागरीय गर्त जिसको कहते हैं ट्रेंचेस, कहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं? हर ओशन में ट्रेंच है, बट मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे होते हैं? तो जहां पे ओशनिक क्रस्ट इट्स सबसाइडिंग। ठीक है, it is located, it is located where the oceanic plate, where the oceanic plate subsides, subsides। ठीक है, subsides। ट्रेंचेस के पास में बेसिकली आप देखो, जो ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस आर नॉट, ट्रेंचेस आर नॉट इन द मिड ओशनिक रीजन्स, ट्रेंचेस आर नियर द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ट्रेंचेस आर नियर द कॉन्टिनेंट्स, दीज आर नियर द कॉन्टिनेंट्स, नियर द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, दूसरा, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी लिख लो यहां पे। इट इज लोकेटेड नियर द ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, ये हो गया। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट,
जो ओशनिक ट्रेंच होगा यहाँ पे वेरी हाई सिस्मिक जोन एंड वोल्केनिक जोन, वेरी हाई सिस्मिक एंड वोल्केनिक जोन। ठीक है, यहाँ पे वोल्केनो भी काफी ज्यादा होगा और आपका अर्थक्वेक्स भी काफी ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का है सो कोलिजन होता है, और क्योंकि ओशनिक प्लेट्स का डेंसिटी ज्यादा होता है, वो नीचे सबसाइड कर जाता है। अगर चाहो तो इसका एक डायग्राम ऐसा कुछ बना देते हैं, आप भी ड्रॉ कर लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी समझने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो अलग अलग कलर से ड्रॉ करेंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। ठीक, ठीक, ये हो गया। और ये बेसिकली क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया ट्रेंच। ठीक है, दिस इज द ट्रेंच। ट्रेंच, ये व्हाइट वाला क्या है? ये है ओशनिक फ्लोर, समुद्र का जो नीचे का जो क्रस्ट है, ऊपर पट्टी जिसको कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये ब्लू वाला क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्या ये ट्रेंच? मतलब कि उसी रीजन में, अब चूंकि दोनों कोलिजन होगा, अगर यहाँ पे डायरेक्शन का बात किया जाए तो ओशनिक क्रस्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जब दो प्लेट्स एक ही तरफ मूव करेंगे तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है, बसाल्ट का बना होता है। तो जाहिर सा बात है कि जब भी दो अपोजिट डेंसिटीज के या फिर डिसिमिलर डेंसिटीज के अगर कोई क्रस्ट कोलाइड करेगा तो जो हेवी होता है वो सबसाइड करता है, नीचे की ओर जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट जो है सो नीचे की ओर सबसाइड कर रहा है। तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर्स में जाते हो टेम्परेचर है सो बढ़ता जाता है, तो ओशनिक क्रस्ट जब डेप्थ पे जाएगा मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। और जब मेल्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा? मैग्मा है सो राइज करेगा ऊपर की ओर, और यहाँ पे है सो एक्टिव वॉल्केनोज का फॉर्मेशन करेगा, एक्टिव वॉल्केनोज का फॉर्मेशन करेगा, एक्टिव वॉल्केनोज का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है ट्रेंच जो है सो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे डीपेस्ट। तो देखो, अगर समुद्र का बीच में देखा जाए, यहाँ का डेप्थ है सो ज्यादा है कि यहाँ का डेप्थ है सो ज्यादा है? ट्रेंच का है सो डेप्थ ज्यादा है, तो ट्रेंच इज नियर टू द कॉन्टिनेंट्स, है ना? ये हो गया। प्लस अब चूंकि ये दोनों प्लेट्स यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ पे आपको डीप फोकस अर्थक्वेक्स जो है सो, है ना, फॉर्मेशन होता है। डीप फोकस अर्थक्वेक्स, डीप फोकस अर्थक्वेक्स। डीप फोकस अर्थक्वेक्स का मतलब कि जनरली नॉर्मली जो क्रस्ट के अंदर जो अर्थक्वेक्स होता है वो सैलो फोकस होता है, यानी कि डेप्थ ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये कौन सा जोन है? इसको कहते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में हमेशा डीप फोकस जो है अर्थक्वेक्स का है सो, है ना, ओरिजिन होता है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखो। अगर एक वर्ल्ड मैप वाले पे जाओगे, नहीं वो पीडीएफ तो चेंज कर दिए ना, दिखा देते हैं बच्चों।
यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो मेरिना ट्रेंच है बेसिकली यहाँ पे है, इस वाले रीजन में है, ठीक है, यहाँ पे है मेरिना ट्रेंच। ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है ना इधर, ये बाकी इधर से ऐड कर लो इसको, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन को एक सिंगल यूनिट कंसिडर करो, तो ये पूरा एरिया ऐसे और इधर से पूरा एरिया ऐसे, ठीक है, इसको इधर ऐड कर दो, ए साइड ये रह गया, ये साइड ये हो गया, इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसको? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है सबसाइड कर रहा है, टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो नीचे जाएगा, तो उसके वजह से पूरा का पूरा बेल्ट में ना आपको कई सारे आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्केनिक आइलैंड्स का, और उस पर है सो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव वॉल्केनोज काफी ज्यादा यहाँ पे है सो फॉर्मेशन हो गया है, और अर्थक्वेक्स ये सब भी काफी ज्यादा है सो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स जो है सो आते रहता है। आप आए दिन सुनोगे कि चिली में जो है सो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ये सब जो है सो है ना आते रहता है, चिली वाले रीजन में, साउथ अमेरिका में बहुत अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज है ये सब जो है। बाकी इसका तो जापान का तो खैर छोड़ ही दो, कोई ऐसा दिन नहीं है कि वहाँ पे भूकंप नहीं आता होगा, है ना, हर दिन भूकंप आता है वहाँ पे। तो ये सभी क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो है सो सबसाइड कर रहा है और वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज भी काफी ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया। पीडीएफ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लेते हैं। थर्टी सेवन था, 35 ये तो हो ही गया ना। अच्छा नहीं, ये नहीं हुआ। डायमेंटीना ट्रेंच इज सिचुएटेड कहाँ पे है? पैसिफिक में, अटलांटिक में, हिंद महासागर, आर्कटिक, किधर? नहीं, ये इंडियन ओशन में है ना, ये नोट कर लो। डायमेंटीना ट्रेंच जो है इंडियन ओशन में है, और कहाँ पे है? तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है ना इसके नीचे वाले साइड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में जो ट्रेंच, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में है, ठीक है। थर्टी एट का आंसर बताओ। देखो सुंदर ट्रेंच को पकड़ो, कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है, सी का 1 हो जाएगा। एल्यूशियन किस में है? नॉर्थ पैसिफिक में है, A2, तो 1 एंड 2, A2 देखो, A2 यहाँ पे। अब ये ऐसा सवाल में कुछ नहीं कर सकते हो, अब तो फिर तो मालूम चल ही जाएगा ना। अब बताओ, अब या तो तुक्का मारो, तो क्या होगा इसका? कैरमेटिक, साउथ पैसिफिक, या फिर साउथ सैंडविच जो है सो किधर होगा? इसका बेसिकली डी का है सो 4 है, ठीक है, और इसका जो है सो 3, बी आंसर है। अब देखो, अब ऐसा सवाल आ जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में कितना, कौन सा ट्रेंच कहाँ पे है या फिर क्या है, वो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए, अगर लक काम कर दिया तो ठीक, नहीं तो दिमाग नहीं लगा सकते हो इसमें, ठीक है।
59 का बताओ। बोथ सी, वन ओनली सही है, ये गलत है। देखो बेसिकली ये सवाल क्या कह रहा है कि वाटर, फ्रेश वाटर के ऊपर सवाल है, सो बनाया गया है, ठीक है, फ्रेश वाटर। ठीक, देखो अर्थ पे जो टोटल वाटर है, टोटल वाटर जिसमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों, खारा पानी और जो है दोनों पानी का जो है ताजा पानी दोनों का जो कंसर्न, जो टोटल वॉल्यूम है उसका 97% जो है सो सलाइन वाटर है, खारा पानी है, और जो 3% है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। ठीक, अब ये 3% जो फ्रेश वाटर है इसका 1% ही आपके लिए यूज के लिए है। ठीक, तो हमारे पास सोचो कितना कम जल है ना, और इसमें से ये जो 3% जो टोटल वाटर है ना, इसमें से 1% जो है सो हमारे उपयोग के लिए है, बाकी इसका नियरली 70% जो है, नियरली 70% के अराउंड जो है आपके ग्लेशियर्स में और पोलर आइस कैप्स में है। ये 95% का डेटा गलत है, ठीक है, ये गलत है, इस वजह से वन ओनली इसका है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 70% मैंने यहाँ पे बताया, ऑलमोस्ट 69-68% ये डेटा रहता है। और जो हमारा ग्राउंड वाटर है नीचे में, है ना, वन नहीं, ज़्यादा है, 30% ग्राउंड है, ठीक है, 29 से 30%, 29 से 30% कौन सा है, ग्राउंड वाटर है, भूजल जिसको कहते हैं, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर। और उसके बाद जो बचेगा वो सरफेस वाटर्स है। तो सरफेस वाटर्स में क्या सब आएगा, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, है ना, ये सब जो है सरफेस वाटर में आ जाएगा। तो सोचो कितना कम हमारे पास सरफेस वाटर्स जो है सो, है ना, ये सब मौजूद है। तो सबसे ज्यादा है हमारे ग्लेशियर्स में ऑलमोस्ट 70%, है ना, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर 29 से 30%, और बाकी जो बचेगा वो सरफेस वाटर्स है। ठीक है, तो ये है आपका फ्रेश वाटर का जो है टोटल, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, a range of 64,000 kilometer length and 2,400 kilometer of width, passing through the North and South Atlantic Ocean basin, enters the South Pacific Ocean basin through the Indian Ocean and then ये करके मिड ओशनिक रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि मिड ओशनिक रीजेस जो है सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, जो कि ओशन फ्लोर्स पे होते हैं। और कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होता है, ये आप याद रखना। वो मध्य महासागरीय कटक जिसको कहते हैं, है ना, मिड ओशनिक रीजेस कहाँ पे होता है, इट इज लोकेटेड एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का मतलब कि जहाँ पे दो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ओशन फ्लोर्स बेसिकली, तो यहाँ से लावा जो है सो ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पे जम जाएगा। इसी को जमने की वजह से जो है मिड ओशनिक रिज का है सो फॉर्मेशन, है ना, हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। बाकी हम लोग कल सुबह में क्लास है ना, मॉर्निंग क्लास, तो आ जाना उसमें, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन। हाँ हाँ हाँ, बचा हुआ था ना, बचा हुआ था।